हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 484। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में पिछले आर्क का एंड भी हुआ था। सब आर्क और नया सब आर्क शुरू भी हुआ था। खैर ये वाला फोकस करने वाला है जून के ऊपर। अगर बात करें पिछले पार्ट की एंडिंग की, तो जब जन फेंगचिंग के साथ टियानफेंग क्लैन में जा रहा होता है तो ज़ान्यू क्लैन की दो जीनियसेस इनके रास्ते को रोकते हैं। वैसे तो जियन कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहता, लेकिन जब इन दोनों की गंदी नजरें पड़ती हैं जूनर के ऊपर, जियान का खून खौल उठता है। फिर क्या वो गायब हुआ था अपनी जगह से? सुनाई दी थी थर्ड थर्ड पफ की आवाजें। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होगी। जियन की स्ट्राइक के सामने ज़ान्यू क्लैन की दोनों मेंबर्स, जो कि शुरुआत में घमंडी और खतरनाक लग रहे थे, वो ऑलमोस्ट अधमरी कंडीशन में होते हैं। तभी जूनर जियन को वार्न करती कि बिग ब्रदर जियन ये भागना चाहते हैं। जूनर के पास फिनिक्स लाइन से जुड़ी ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे फिनिक्स ब्लड लाइन से जुड़ी एक इंस्टिंक्ट मिलती है। वो अच्छे से सेंस कर पा रही थी कि ज़ान्यू क्लैन के लोग नॉर्मल लोगों की तरह कल्टिवेट नहीं करते, और ये इंसानी शरीर जो दिख रहा है ये इनके वजूद का बस एक छोटा सा हिस्सा था। उसे इनके शरीरों पर दिखाई देते हैं हल्के से थ्रेड, जो कि अब धीरे धीरे टूटने शुरू हो गए थे। तभी गूंजती दो पफिंग आवाजें। इन दोनों के इंसानी शरीर फट जाते हैं और अपीयर होती हैं दो इनॉर्मस शैडोज। ये प्रोफाउंड एवियन बीस्ट थे जो कि 10वें मीटर लंबे रहे होंगे। ये वर्ल्ड को चीर के चले जाते हैं दूर की तरफ। ये काफी लाइट होती, इनकी बॉडीज ब्लैक और ग्लॉसी थी। अगर इन्हें कोई ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करता है तो कोई इन्हें लो लेवल का मैजिकल भी समझ लेगा, लेकिन जियान ऐसी गलती कैसे कर सकता था? और जिस दिशा में भगते हैं उसकी हथेली वहां बढ़ती है। जियान कहता है वो ज़ोनिंग बर्ड फॉर्म, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्पेस को छोड़ के तुम भाग पाओगे? जैसे उसकी उंगलियां घूमती हैं, हेवन और अर्थ ट्विस्ट हुए थे, गूंजती हैं क्रेकिंग साउंड्स। जियान का कैजुअल सा जेस्चर जिसमें एक मिस्टीरियस फोर्स मिली होती है, ये पूरे वर्ल्ड को चरमरा के रख देती है। वो भागती हुई चिड़िया ये तुरंत ही पाती हैं कि इनके आसपास का स्पेस जम चुका है। ऐसा है कई चमकती हुई लाइंस की वजह से। रास्ता इस तरीके से रोकते हुए देख इन दोनों में जो बड़ा वाला लीडर था वो एक गुस्से से भरी धाड़ मारता है। वो जियान की तरफ गुर्रा के बोलता है, ह्यूमन तुझे हमें इतना पुश नहीं करना चाहिए। ये हेवली फिनिश टेरिटरी ये हमारा। हाउएवर जियान की आंखों की चिलिंग लाइट होती है। उसे देख के वो समझ जाता है कि यह शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच में उसकी जान ले लेगा। जियान सिंपली अपनी उंगली को फ्लिक करके बोलता है, कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। तुरंत ही हवा में फॉर्म होने वाले एंशिएंट पैटर्न से उड़ने लगे थे। इनमें से एक के बाद खतरनाक पावर की वेव्स रिलीज होती हैं। देखते देखते उन जवान बर्ड बीस की बॉडीज ये हवा में जमना शुरू हो जाती हैं। जैन जब से वुफू से वापस लौटा था उसकी स्ट्रेंथ दो फॉर्मेशन के एम्पर डिवीजन रियल में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। अपने बस दो इंसेप्शन पैटर्न पे रिलाई करते हुए वो एक सेकंड क्वाज़र इनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट को सरप्राइज कर सकता था। ऑफ कोर्स इनकी जान लेना अलग बात है, लेकिन रिस्ट्रेन करना ये कोई चैलेंज नहीं था। और अब तो उसके पास वो फॉर्मेशन स्क्रोल्स भी हैं जिन्हें सीने लुलुआन ने छोड़ा था। बेसिकली लुलुआन वही ज़ुयुआन की वाइफ होती है, द डीमन स्लेयर ज़ुयुआन। इनमें से एक फॉर्मेशन होती है वो ऑल हेवन डीमन फॉर्मेशन, जो कि करीब 5 लाख पैटर्न्स को अपने पीक पे कंडेंस कर सकती है। फिर दूसरी वंशन पीक जो होल्ड कर सकती है 3 लाख पैटर्न्स को। इन फॉर्मेशन को मास्टर करते ही जियान की आइडेंटिटी और कॉम्बैट एबिलिटीज ये ड्रामेटिक तरीके से बढ़ गई थी। नोर ब्लड लाइन में जन्म लेने के बाद भी इन मिस्टीरियस फॉर्मेशन आर्ट से ये दोनों बिल्कुल अनजान थे। हम इन दोनों ही पक्षियों को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। ये काम की बोलते हैं पापी ये कैसी पावर है। जियान ने जिस एनर्जी का इस्तेमाल किया था वो एक्चुअली में टियानफिंग टेरिटरी को तो बिलोंग करती नहीं थी। ऐसी फोर्स को इन सब ने कभी सेंस नहीं किया, इसलिए अब इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इनकी दुखी बड़ी आसानी से क्रश होती है। फेंगचिंग की आंखों की चिंता को देख के जियान का आवाज में कहता है, डोंट वरी मैं इन्हें मारूंगा नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि काफी जल्दी यहाँ पे और लोग भी आने वाले हैं। फेंगचिंग की आंखें फ्लिकर होती हैं और उसकी समझ में जियान की वैल्यू एक लेवल और ऊपर चली गई थी। स्पेशली जब उसके हाथ में जूनर के स्माइलिंग चेहरे को देखती है, वो अपने आप को एनवी फील करने से रोक नहीं पाती। उस जैसी प्राउड लड़की, क्या उसे कोई ऐसा हैंडसम और पावरफुल बंदा नहीं मिल सकता? अब इसका तुम्हारे भाई के पास भी सोल्यूशन नहीं है। फेंगचिंग उन दोनों जवान बर्ड्स को अनकॉन्शियस कर देती है। फिर एक ग्रुप आगे बढ़ता है टियानफिंग टेरिटरी की तरफ। टियानफिंग डोमेन बहुत बड़ा था। वो पहाड़ों की श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची घाटियां और मौजूद स्पेशल स्टेबिलिटी। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद ये फाइनली डोमेन के हार्ट में पहुंचते हैं, जिसे हम जानते हैं टियानफेंग युआन के नाम से। ये टियानफेंग युआन हेवली फिनिक्स क्लैन का बेस कैंप था। इसे बहुत हेवली गार्ड किया जाता है। इवन जियान की करंट
कल्टीवेशन के साथ भी इसमें फोर्सफुली एंटर करना आसान नहीं होगा। वहीं पे देख के जुनर वॉइस रिकॉर्ड की बोलती है क्या मैसिव टेरिटरी है। इनके चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो इनमें से एंशिएंट ऑप्रेसिव औरों को फील करती है। पहली नजर में तो टैनफेंग युआन कोई जंगल सा ही लगता है, लेकिन इसके इलाके का हर एक इंच एक टेरिफाइंग पोटेंशियल को रखता था। हमारा ध्यान फेंगचिंग की तरफ जाता है जिसके चेहरे पे प्राइड से भरी स्माइल आ जाती है। वो इस रीजन की और भी गहराई में जाती हुई बोलती है, आओ आओ, हमारा क्लैन सडनली तुम्हारा स्वागत करेगा और हमारा मेन रेजिडेंट इस एबिस की बिल्कुल गहराई में है। उसके एक इशारे से सामने का वर्ड डिस्टॉर्ट हुआ था। उस धुंधले से बैरियर के अंदर चले जाते हैं जिसमें इनकी एंट्री हुई थी इनर सैंक्टम के अंदर। हम करते हैं सीन को चेंज। ये टैनफेंग युआन की गहराई में एक ऊंचे से पहाड़ का पीक था। यहाँ पे अपीयर होते हैं कई फिगर्स। हम इनमें सबसे आगे खड़ी देखते हैं ब्यूटीफुल वुमन को जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी फिनिक्स जैसी आंखें जियाना जुनर के ऊपर से निकलती हैं जैसे वो इन्हें स्कैन करना चाह रही हो। ये देखे फेंगचिंग हल्की आवाज में बोलती, फिफ्थ एल्डर, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं इन दोनों को हमारे क्लैन की इंटरनल क्राइसिस को डिसॉल्व करने के लिए लाई हूँ। उनके बाकियों के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए थे। फिफ्थ एल्डर बोलती है, तुम्हारे फ्रेंड्स, तो फिर ये कौन है? उसकी नजर जियान के ऊपर नहीं बल्कि उन अनकॉन्शियस जॉन बर्ड्स के ऊपर जाती हैं। आखिरकार अपनी स्टैंड के साथ इन दोनों को अच्छे से पहचान पा रही थी। फेंगचिंग कुछ भी हाइड नहीं करती। वो कहती दोनों स्वानो क्लैन से हैं। हम जब टियानफेंग टेरिटरी में वापस लौटे तो इन दोनों ने हमें रोकने की कोशिश की और मेरे फ्रेंड्स ने इन दोनों को कैप्चर कर लिया। इन शब्दों ने सबको स्टन कर दिया था। लोग कहते हैं, क्या तुमने कहा इन दोनों को कैप्चर करने वाले ये हैं? भले जुआनो क्लैन में जुआनवी ब्रदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, लेकिन तब इनकी कॉम्बैट पावर। वही फिफ्थ एल्डर के चेहरे का कम एक्सप्रेशन गायब हो चुका था। उसकी नजरें जियान के ऊपर दोबारा जाती हैं। वो एंट्री लेवल रिइंकार्नेशन का हो रहा। फिर जुन्ना जिसकी स्टैंड एक साथ दोशियान की थी, क्या बस इन दोनों ने मिलके इन दोनों जेन्युइन रिइंकार्नेशन पावर्स को हरा दिया? आखिरकार रिइंकार्नेशन के सर्विलेंस में बहुत बड़ा गैप होता है। वो समझ नहीं पाते कि कैसे पॉसिबल है। जैन नोट करके बोलते, फिफ्थ एल्डर, जो फेंगचिन ने कहा वो सच है। अगर आप तब भी डाउट में हो तो आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से फिफ्थ एल्डर की स्टैंड ट्रिपल रिइंकार्नेशन लेवल पे होगी। अब क्या क्वाज़ाई लेवल पे या फिर पीक पे, जेन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे टैनफेंग क्लैन की हेल्प करने के लिए आया है तो फिर सिंसेरिटी को दिखाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन तभी अचानक से फिफ्थ एल्डर के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो जुनर को देख के बोलती है, ओ ये लड़की। उनका शरीर हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था जैसे कोई चीज उनकी सोल से रेजोनेंस कर पा रही हो। ये एक बुलावा जैसी चीज होती है। फिफ्थ एल्डर वॉइस से कोड के बोलती है, नहीं ये परेशानी भरा है, इस मैटर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आओ मैं तुम्हें डेप्यूटी पेट्रियार्क से मिलवाती हूँ, हम सब कुछ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जियान इस बात का कोई रिप्लाई कर पाता, फिफ्थ एल्डर फिर से बोलती हैं। वो कहती हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उनके एक्सप्रेशंस में फियर और एक अनकंसील्ड डिजायर साफ महसूस होती है। वो जुनर की आईब्राउ से हल्की सी रिइंकार्नेशन सील को अच्छे से फील कर पाती हैं और ये अनमिस्टेकेबली फिनिक्स क्लैन का ऑरा था। फिफ्थ एल्डर की गाइडेंस में ग्रुप टियानफेंग युआन की और भी गहराइयों में जाने लगता है। इस सफर के दौरान जुनर के आईब्राउज के बीच की रिइंकार्नेशन सील ये बार बार इंटेंस हीट को रेडिएट कर रही थी, जैसे यहाँ के पेड़ पौधे जमीन उसे एक अजीब सी फैमिलियरिटी को कैरी करते हो। वो बोलती, बिग बुद्ध जियान, यहाँ का एटमोस्फियर अजीब है। जियान तुरंत ही पूछता है, क्या हुआ? जुनर लगता है कोई याद करने की कोशिश करती है। उसकी आईब्रोज नेट हो जाती है। वो कहती है, आई डोंट नो, लेकिन मेरी मेमोरीज में ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। जियान की आवाज तुरंत ही टाइट हो गई थी। वो कहते, तुम यहाँ पे आ चुकी हो? चेस जानता था कि जुनर कहाँ से आई है, शायद दुखी कॉन्टिनेंट हो या फिर एंडलेस फायर टेरिटरी। उसने टैनफेंग क्लैन के रीजन में कभी कदम नहीं रखा। फिर उसके दिमाग में कैसी मेमोरीज हैं? जुनर कहती, लगता है मेरी रिइंकार्नेशन सील की वजह से है। इस सील के अंदर कुछ छुपी, कुछ टूटी हुई मेमोरीज जाग रही हैं। इसी वजह से प्लेस मुझे फैमिलियर फील होता है। आई थिंक सीनियर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड भी इस जगह से कनेक्टेड होंगे। जैन तुरंत ही जुनर को दिलासा देता है। फिर उसके एक्सप्रेशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। वो मनी मन में सोचता है, टियानफेंग क्लैन, जुआनो क्लैन और 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड, यहाँ पे हर एक चीज एक इंडिस्क्राइबली टेरिफाइंग ऑरे को रखती है। ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एक लंबी स्ट्रेच के बाद इनके सामने का रास्ता खुलता है। पहले इतनी सीक्रेटिव जगह थी कि अब आसपास गार्ड भी दिखाई नहीं देते। यहाँ की हवा कुछ अननेचुरली प्योर होती है। ये टैनफेंग क्लैन का डीपेस्ट पार्ट सफेद रंग के पत्थरों से चमक रहा था। नीचे होता एक हजारों मीटर चौड़ा गड्ढा। इसकी दीवारों पे कई अजीब से क्रीचर्स को देख सकते हैं। ये वो एंशिएंट गार्डियंस लगते हैं जो कि चुपचाप से इस पूरी जगह की देखभाल कर रहे हो। पहली बार जब जन नीचे की तरफ देखता है तो उस अवेस और खाई में से महसूस होता है एक ऑपरेसिव वॉलेंट ऑरा। फाइनली उसमें नीचे जाते हैं। वो अनजाने
जियाने से 20 की नकाशियां हजारों मीटर तक कंटिन्यू रहती हैं, एकदम अनंत हो। जब वे फाइनली बॉटम में पहुंचे थे तो इनके सामने एक हरा भरा फूलों का मैदान होता है और साथ में सुनहरे सूरज की चमक भी दिखाई देती है। इस एरिया के बीच में पत्थरों से बने कई घर थे जिनसे गोल्डन पैटर्न्स लिपटे होते हैं। फेंगचिंग हल्के से एक्सप्लेन करती है कि हमारे टियानफेंग युआन का कोर रीजन है। ये वही सिक्लूडेड जगह है जहाँ पे हमारी सारी जनरेशन के पेट्रियार्क रहा करते हैं और अभी के पेट्रियार्क सिक्लूजन में है, लेकिन इनके सारे मैटर को हैंडल करते हैं डेप्यूटी पेट्रियार्क। अभी जूनर जियान के कानों में फंसाती है, बट जियान वो फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जियान उसके कंधे को थपथपा के बोलता है इट्स ओके। और इनकारनेशन सील की फ्लक्चुएशन को अच्छे से सेंस कर पाता है। और ऐसी बात नहीं थी कि जियान बिना तैयारी के यहाँ पे आया हो। अगर टियानफेंग क्लैन ने कुछ भी अजीब ट्राई किया तो वे उस खुशहाल जगह को बंजर बना देगा। तभी हमारा फोकस जाता है फिफ्थ एल्डर के ऊपर, जो कि इन पत्थरों के घरों में से एक के सामने अपने सर को झुका के बोलती है एल्डर फेंग हम आ चुके हैं। ये देख के जियान और जूनर एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। उस घर के ऊपर की कार्विंग्स और उस एंशिएंट ऑप्रेसिव वॉरी को सेंस करके तो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई ऑर्डिनरी सैंक्चुअरी नहीं है। तभी बगल में खड़ी फेंगचिंग कहती है डोंट वरी, हमारे क्लैन का सीक्रेट ग्राउंड है। सिबल घर के अंदर से आती है काम एलिगेंट आवाज जो बोलती है कम इन, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। इस आवाज के संपर्क में आती है जूनर की आईब्रोज की सील हल्की सी ट्रेम्बल होती है। जूनर भी बोलती है लगता है सीनियर ने हमारे अराइवल को एक्सपेक्ट किया था। चारों अंदर चले जाते हैं। ये स्टोन हाउस बहुत ज्यादा लग्जूरियस नहीं था, ये सिंपल एंशिएंट और सोलम था। और इसके बीच में बैठी होती ग्रेसफुल मिडिल एज वुमन जिसकी मौजूदगी बहुत नोबल थी। जिया ने ऐसे औरे को पहले कभी फील नहीं किया था। इसके बगल में एक साइकोमोर ट्री खड़ा होता है जिसमें से निकलता है 5 रंगों का होली ऑरा। इस चीज को देख के तो जैसे जियान का दिमाग झन्ना गया हो। वो बोलता है साइकोमोर ट्री 5 कलर्ड लाइट। जियान ने इसके बस लेजेंड्स पढ़े थे जिनमें लिखा होता है फिनिक्स पर्च अपॉन द साइकोमोर ट्री, 5 कलर्ड लाइट सिंबल ऑफ ट्रू फिनिक्स एसेंस। भले ट्रू फिनिक्स की ब्रांच हो लेकिन तब भी इनके पास ऐसी टेरिफाइंग ब्लड लाइन पावर थी। जियान के सरप्राइज एक्सप्रेशन को देख के वो वुमन जेंटल आवाज में कहती है मेरा नाम है फेंग ल्यूअन और मैं अभी के टियानफेंग क्लैन की डेप्यूटी चीफ हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हजारों सालों के बाद 9 प्रोफाउंड लॉर्ड की रिइंकार्नेशन यहाँ पे फाइनली अपीयर होंगी। उसकी गर्माहट से भरी नजरें जूनर के ऊपर जाती हैं जैसे पुराने दोस्त से मिल रही हो। जियान का दिल टाइट हो जाता है। ये बात साफ थी कि जूनर के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसे वो भी नहीं जानता और थॉरिस डेप्यूटी पेट्रियार्क की स्ट्रेंथ जियान इसे मेजर नहीं कर सकता था। शायद डीमन वर्ल्ड के डीमन एम्पर भी इसके मैच न हो। हमारा ध्यान जाता है जूनर के ऊपर जिसके एब्राउज के बीच में बसिंग के संग एक प्योर रिपल फैलती है। उसका रिइंकार्नेशन मार्क वॉलेंटली रिएक्ट करता है जैसे उस वुमन को पहचान रहा हो। जूनर कहती है सीनियर। वो फेंग ल्यूअन जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी होली फ्लेम रिइंकार्नेशन में अब एक क्रूशियल कंपोनेंट बचा हुआ है और ये है होली फ्लेम की स्पिरिट द 5 लेग गोल्डन क्रो। हालांकि कहने को शब्द काफी कैजुअल थे लेकिन जैसे जूनर के दिमाग में बॉम्ब फट गया हो उसका कमजोर सा शरीर ऐसे कांपता है जैसे उसको बिजलियां गिर गई हो। उसकी बॉडी अपने आप ही गोल्डन ऑरे को रेडिएट करने लगती है जो कि जन की सप्रेशन सील को तोड़ने लगा था। जैसे रिइंकार्नेशन मार्क जागना चाहता स्पेस थ्रम 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 की आवाज साथ कांपता है। अभी चाहे जियानो फिफ्थ एल्डर या फिर फेंगचिंग सब जम गए थे। ये चिल्ला के बोलते हैं जूनर डेप्यूटी चीफ। फेंग ल्यूअन और जूनर के बीच की कन्वर्सेशन ये कुछ एंशिएंट हिडन और टेरिफाइंग लगती थी। हेवली फिनिक्स क्लैन की एल्डर होने के बाद भी फिफ्थ एल्डर समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। क्या ये जो हो रहा है उसे बहुत समय पहले डिसाइड किया जा चुका था? क्या रिइंकार्नेशन सील की ऐसी पावर है या फिर ये खुद किया कराया है 9 प्रोफाउंड 5 लॉर्ड का? कुछ पलों के लिए माहौल जमा रहा था। जूनर के एक्सप्रेशन को देख के फेंग ल्यूअन के चेहरे की स्माइल और भी जेंटल हो जाती है। वो कहती है क्या तुम सोच रही हो कि मैं सोलर फ्लेम के बारे में ये चीजें कैसे जानती हूँ? जूनर अपनी दांती मींच के बोलती है क्या ये रिइंकार्नेशन सील की वजह से है? हमने ये औरत की स्ट्रेंथ अनफैथमेबल थी। बस एक ही नजर से जूनर की रिइंकार्नेशन सील की डिटेल निकाल पाती है। डेप्यूटी चीफ फेंग ल्यूअन रिप्लाई करती है हाँ इसका रिइंकार्नेशन से जरूरी कनेक्शन है, लेकिन अगर मैं प्रिसाइजली बोलना चाहूँ तो ये सीनियर 9 प्रोफाउंड 5 लॉर्ड की वजह से। इस नाम को पुकारती उनकी नजरें जैसे दूर चली गई हो, जैसे वो कुछ पुरानी यादों को टच कर पा रही हो। फेंगचिंग और फिफ्थ एल्डर दोहराते हैं 9 प्रोफाउंड 5 लॉर्ड। फेंग ल्यूअन कंटिन्यू करती है हाँ 9 प्रोफाउंड 5 लॉर्ड वो हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सुप्रीम बींग्स में से एक है और उनके हमारे टियानफेंग क्लैन से गहरी कनेक्शंस भी है। बहुत समय पहले जब वो हमारे टियानफेंग क्लैन को छोड़ के गए थे
तो उन्होंने एक प्रोफेसी को छोड़ा था कि जिस दिन उनकी रिइंकार्नेशन यहाँ पे आएगी उस दिन पूरी होगी उनकी अनफिनिश्ड विश। सीधा जुनर की तरफ देख के बोलती हैं, डोंट वरी, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत इरादा नहीं है। सुन के जुनर के आईब्रोज के बीच का रिइंकार्नेशन मार्क हल्का सा फेस से फ्लिकर होता है, जैसे वो फेंगलुआन के शब्दों पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो। लेकिन न जाने क्यों इस पर लियान खुद को गुस्सा होने से रोक नहीं पाता। वो कहता है, जूनर, अब उसे फुली रियलाइज हुआ था कि अब तक रिइंकार्नेशन सील के बारे में जूनर ने उसे कई चीजें छिपाई थी। भले उसने जो भी कुछ किया वो जियान के लिए है, लेकिन तब भी मैटर इतना सीरियस था, इसकी वजह से जियान को अच्छा महसूस नहीं होता है। अगर जूनर की रिइंकार्नेशन सील के साथ कुछ भी गलत हो गया तो शायद कभी भी रिइंकार्नेशन में एंटर नहीं कर पाएगी, और एक कीमत कुछ ज्यादा ही भारी है। उसके चेहरे के डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशंस को देख के जूनर से हिला के बोलती, बिग ब्रदर जियान, आई एम सॉरी। जूनर तो मैं बस नहीं चाहती थी कि आपके ऊपर और भी बर्डन्स बढ़े। वो समझ जाते हैं कि अब और भी चीजों को छिपाया नहीं जा सकता। वो बताती है कि 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम इसे सीनियर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड ने बनाया था, इसलिए एंशिएंट टाइम से इस फ्लेम का बस एक ही मास्टर रहा है। कई हजारों सालों की रिसर्च के बाद सीनियर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड होली फ्लेम की पावर को हेवन और अर्थ की एनर्जी से फ्यूज कर देते हैं, और उस फ्यूजन से बनता है एक डिवाइन वेपन, द 5 लेग्ड गोल्डन क्रो। ये चीज बस होली फ्लेम की स्पिरिट नहीं है बल्कि एक वेपन भी है। तक बोलते बोलते वो ऐसे दांती मीचती है जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी गलती मान रही हो। फेंगलुआन ऐड करती है, हाँ, वो 5 लेग गोल्डन क्रो बस होली फ्लेम की स्पिरिट नहीं है, बल्कि अगर गेट 1000 वर्ल्ड के इंसानी दुनिया के डिवाइन आर्टिफैक्ट की लिस्ट की बात करी जाए तो ये नंबर 17 पे आता है। इसकी पावर को अगर इनकार्नेशन सील और तुम्हारी होली फ्लेम से कंबाइन किया जाए तो बच्ची तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरह से एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। ये शब्द भारी भरकम थे। ये बोलते बोलते फेंगलुआन की नजरें और भी फायरी हॉट होती जाती हैं। अपने पावर लेवल पे पहुंचने के बाद भी जानती थी कि फ्यूचर में लड़की कैसे प्रेशर को पोजेस करेगी, चाहे डिवाइन वेपन की ब्लेसिंग हो या फिर होली फ्लेम या रिइंकार्नेशन सील हो। इस बच्ची का फ्यूचर टेरिफाइंग था। फेंगचिंग और फिफ्थ एल्डर एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करके बोलते हैं, डिवाइन वेपन, ये क्लियरली स्टंट थे। ऐसी चीज के बारे में इन दोनों ने कभी नहीं सुना होता। दिस वाज बेसिकली टू शॉकिंग फॉर देम। अमेजमेंट के एक्सप्रेशन तो जियान की आंखों में भी दिखाई देते हैं। वो खुद से बोलता है, द 17th रैंक आर्टिफैक्ट। लेकिन तभी फेंगलुआन और बोलती है कि उस समय उन सीनियर ने भले ही इस आर्टिफैक्ट को क्रिएट किया हो, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई थी। परहैप्स उस मिस्टेक को तुम्हें अब सही करना होगा, लेकिन फिनिक्स क्लैन के गुस्से को इतनी आसानी से शांत नहीं किया जा सकता, खासकर क्योंकि अब इस बच्चे की रिइंकार्नेशन सील लूज हो चुकी है। तो तुम्हें जल्दी से रिजॉल्व करना होगा, तुम्हें हासिल करना होगा वो 5 लेग गोल्डन क्रो, क्योंकि तभी तुम फिनिक्स क्लैन में जाने के लिए क्वालिफाइड होगे। यहाँ तक बोलते बोलते डेप्टी पेट्रियार्क के एक्सप्रेशन डिम हो जाते हैं। आंखों में फिर से दिखाई देती हैं पुरानी यादें। वो और कुछ बोलना चाहती थी लेकिन हेस्टेट करती हैं। हालांकि जूनर की बात छिपाने की वजह से यान थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है, लेकिन जब वो जूनर के पेल एक्सप्रेशन को देखता है वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाता है कि सीनियर प्लीज पूरे मामले को बताइए। फेंगलुआन एक्सप्लेन करती है कि सीनियर 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड एक टाइम पर डीप फिनिक्स क्लैन में एंटर हो गए। हम नहीं जानते कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन तब से फिनिक्स क्लैन से उनकी गहरी दुश्मनी है। हालांकि सीनियर 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिनिक्स क्लैन के कई एल्डर्स ने साथ में मिलकर उस 5 लेग गोल्डन क्रो को यहीं पे सील कर दिया। हमारा टियानफेंग क्लैन और शॉर्नाउ क्लैन ये इसे कई जनरेशन से गार्ड करता आ रहा है, लेकिन शॉर्नाउ क्लैन ने हमारे टियानफेंग क्लैन और 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड के कनेक्शन के बारे में जान लिया है, इसलिए वो सीक्रेटली 5 लेग गोल्डन क्रो को अकेले ही कैद कर रहे हैं। 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड के एक्शंस की वजह से टियानफेंग क्लैन और फिनिक्स क्लैन के डोमेन के बीच का रास्ता सील हो चुका है। इसे खोलने का बस एक ही रास्ता है जो जाता है 5 लेग गोल्डन क्रो से। उनकी आवाज साफ तौर पे अर्जेंसी से भरी होती है। शब्दों के सुन के जन तुरंत ही पूछते, सीनियर आपका मतलब है कि हमें चुपचाप से सोलर टेरिटरी में जाके इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना होगा? ये सुन के फेंगलुआन की नजरें टिक जाती हैं जियान के ऊपर। वो उसे ध्यान से देख के बोलती हैं, क्या चालाक लड़का है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमारे टियानफेंग क्लैन की स्ट्रेंथ शॉर्नाउ क्लैन से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वो 5 लेग गोल्डन क्रो जो कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसने हमारे हाथों को बहुत सालों से बांध रखा है और हम और परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहते। यह जूनर पे एक नजर डाल के बोलता है, शॉर्नाउ क्लैन की स्ट्रेंथ कैसी है? फेंगलुआन रिप्लाई करती है,
जोनो क्लैन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है उसकी स्ट्रेंथ रिइंकार्नेशन के 5th लेवल तक पहुंच चुकी है। और वो रीजन जिसमें 5 लाख गोल्डन क्रो को गार्ड किया जा रहा है वहाँ पे एक 3rd लेवल का रिइंकार्नेशन गार्डियन मौजूद है। डेप्यूटी पेट्रियार्क फेंग लुआन के पास नेचुरली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, खासकर जियान की इंटेंशंस को सेंस करके वो चीजों को साफ साफ एक्सप्लेन करने लगी थी। अगर बात जैसे जैसे आगे बढ़ती है 5th एल्डर की आंखों में टेंशन साफ दिखाई देती है। वो अपने आप को कहने से रोक नहीं पाते कि एल्डर फेंग, मुझे लगता है इसके बारे में हमें और सोचना चाहिए। जियान अभी जस्ट रिइंकार्नेशन में एंटर हुआ है, अगर वो जोनो क्लैन की गार्डेड रीजन में जाता है तो फिर लेकिन फेंग लुआन से रिला के पैनी आवाज में कहती है हेजिटेट क्यों करना। पूरी फ्लेम रिइंकार्नेशन और इतनी सारी पावर्स जो कि इस बच्चे के कंट्रोल में है, अगर ये तब भी रिस्क लेने से डरता है तो ये तो उन सीनियर्स की उम्मीदों से धोखा होगा। एल्डर कहती है भले इस लड़के के पास कई पावर्स हो, लेकिन अगर हमारे क्लैन की टॉप यंगर जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो तब भी थोड़ा सा पीछे है। डेप्यूटी पेट्रियार्क क्यों नाम उन्हें भेजे। ये बात सुन के जूनर की आंखों में चिंता बढ़ गई थी। वो जियान के पास जाके बोलती बिग ब्रदर जियान, आखिरकार जोनो क्लैन के अंदर उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को जो गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है वो 3-4 रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और तो जियान को रिइंकार्नेशन में एंटर हुए बहुत समय भी नहीं हुआ, दोनों ही पार्टी की स्ट्रेंथ का गैप साफ है। लेकिन जैसे रिला के बोलता है नहीं, रिइंकार्नेशन के मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि हमारे पास बस यही रास्ता बचा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर आप हमें गाइड करोगी। जियान दोनों हाथों को कब करता है, जूनर के लिए बस एक 3rd लेवल रिइंकार्नेशन गार्डियन तो क्या, अगर वो 4th लेवल भी होता तब भी जियान हेजिटेट नहीं करता। या फेंग लुआन देखती है कि इस लड़के की आंखों में कोई झूठ नहीं है बल्कि ये है ट्रू इमोशंस। बच्चे के लिए थोड़ा सा एडमिरेशन फील करती हैं। वो कहती हैं व्हाट अ ट्रू मैन, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। स्टोन हाउस के अंदर जस्ट ये डिस्कशन अपनी फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा था तो इस स्पेस में कई मैस्टिक फायरी रिपल्स बनने लगती हैं। जंगल में एक तेज फिनिक्स की चिया की आवाज सुनाई दी थी। कई सारी फ्लेम कंडेंस होकर बनाती हैं यंग मैन के फिगर को। नौजवान बोलता है वेट, भले ही डेप्यूटी पेट्रियार्क के शब्द रीजनेबल हो लेकिन मेरी टियानफेंग क्लैन की इंटरनल मैटर्स ऐसे भारी लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही मेरे ओपिनियन में बस एक इनिशियल पीक रिइंकार्नेशन जोनो क्लैन के गार्डियन का बिल्कुल मैच नहीं होगा। ये बंदा जिस पर लपेट होता है हम फेंगचिंग की आंखों में हल्के से डर को देख सकते हैं। वो कहती है हुआंग टियान, वेल टियानफेंग क्लैन के अंदर भी फिनिक्स क्लैन की तरह ट्रेडिशंस थी। फीमेल्स होती हैं फिनिक्सेस, पे मेल फैंग होते हैं और उनमें भी इस बंदे का स्टेटस क्लियरली काफी हाई है। फाइनली वो हुआंग टियान पत्थर के घर के अंदर आ जाता है। बॉडी से रिलीज होता है एक पावरफुल प्रेशर, खासकर जियान को टारगेट बनाने लगा था। वो कहता है तुम एक आउटसाइडर हो और टियानफेंग क्लैन के मैटर्स में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके एक्सप्रेशन डार्क और ग्लूमी थे, हालांकि ऊपर से तो काफी कंपोज लग रहा था, लेकिन स्कोर अब बताता है कि लड़ने के लिए तैयार है। जियान वॉइस रिकॉर्ड की बोलता है क्वाज़ी डबल रिइंकार्नेशन रियल। जियान को इस बंदे से अनमिस्टेकेबल डेंजर की फीलिंग आती है। ये स्ट्रेंथ नॉर्मल लोगों जैसी नहीं थी। डेप्यूटी पेट्रियार्क फेंग लुआन आंखों में एक हल्की सी अजीब सी लाइट लेके इसकी तरफ देख के बोलती हुआंग टियान, तुम्हें अपने कल्टिवेशन में ध्यान देना चाहिए, ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने को तो उसे डांट रही थी लेकिन उनकी मीनिंग साफ तौर पर फेंग लुआन का कुछ और प्लान था। वो हुआंग टियान तुरंत ही सर झुका के बोलता है डेप्यूटी पेट्रियार्क, टियानफेंग क्लैन का यंग जनरेशन लीडर होने की वजह से क्या मुझे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। आखिरकार ये प्लान ओरिजिनली मेरे द्वारा बनाया गया था। ये कह के वो जियान को देखता है, उसके एक्सप्रेशन भरे होते हैं प्राइड और कॉन्फिडेंस से। वो बोलता है डेप्यूटी पेट्रियार्क, आपको इस इंसान की अपीयरेंस से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये मामला हमारे टियानफेंग क्लैन के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी डोर एक आउटसाइडर के हाथ में देते हैं तो हम इसके बारे में अपने क्लैन को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। जूनर जियान के कान में फुसफुसाती है, बिग ब्रदर जियान, ये बंदा, इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल हल्की नहीं थी। तो 5th एल्डर गुस्से में आ जाती है। इस हुआंग टियान का पोटेंशियल भी एकदम ओवरवेलमिंग था और इसलिए इसमें घमंड की भी कमी नहीं होती है। 5th एल्डर कहती है हुआंग टियान, तुम्हारी डेप्यूटी पेट्रियार्क से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउएवर डेप्यूटी पेट्रियार्क फेंग अभी गुस्सा नहीं होती हैं, बल्कि वो जियान से स्माइल के साथ बोलती हैं, जियान सिचुएशन तुम्हें अब समझ में आ रही होगी राइट। हमारी टियानफेंग क्लैन का लीडर हुआंग टियान है, उसकी कल्टिवेशन है क्वाज़ी डबल रिइंकार्नेशन पे। उनका मैसेज क्लियर था। जियान भी फाइनली अपने एक हाथ को फैला के बोलता है, क्योंकि ब्रदर हुआंग टियान इतने कॉन्फिडेंट है तो फिर क्यों ना हम कुछ पॉइंटर्स को एक्सचेंज करें। मैं हूँ जियान, एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड। ये सुन के हुआंग टियान के एक्सप्रेशन स्टिफ हो गए थे। वो कहता है क्या तुम बस अपनी ऐसी स्टैंडिंग के साथ मुझे चैलेंज करना चाहते हो। उसके चेहरे पे तुरंत ही डिस्डेन और मॉकिंग स्माइल आती है। एक क्वाज़ी रिइंकार्नेशन और क्वाज़ी डबल रिइंकार्नेशन
इनकारनेशन, दोनों ही पावर्स दूर दूर तक कंपेयर नहीं करी जा सकती थी। फिफ्थ एल्डर बीच में आने की कोशिश करती हैं। वो चिंता से भरी आवाज में कहती हैं, डेप्टी पेट्रियार्क क्या ये कुछ ज्यादा अनअप्रोप्रिएट नहीं है? उनके हिसाब से बिल्कुल फेयर कॉन्ट्रास्ट नहीं था। लेकिन डेप्टी पेट्रियार्क फैनलुआन अपने सिर को हिला के बोलती हैं, इट्स फाइन। वो एक्चुअली में जान की ट्रू कैपेबिलिटीज जानना चाहती थी। आखिरकार वो पुरानी कहानियां ही हैं। उन्हें कंफर्म करना था कि क्या जियान सच में ज़ोर्नो क्लैन के फॉरवर्डन एरिया में जाने के लिए क्वालिफाइड भी है, और क्या वो 5 लाख गोल्डन क्रो को वापस लेके आ सकता है। ऐसी बात नहीं थी कि वो जियान को हल्के में ले रही हो। खुद ऐसी सीनियरिटी और स्टैंड को पोजेस करने की वजह से जियान की एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड होने की आइडेंटिटी ये उनके लिए अलर्टनेस डिमांड करती थी। आफ्टर ऑल जियान को सपोर्ट करने वाले बस इंसान ही नहीं बल्कि डीमन वर्ल्ड के डीमन एम्पर और भी कई टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होते हैं। हुआंग टियान फाइनली कोल्ड आवाज में कहता है, अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। अगर तुम मेरे खिलाफ कम से कम 100 एक्सचेंज टिक जाते हो तो मैं तुम्हारे स्टैंड को एक्नॉलेज करूंगा। इस प्लान में मैं इंटरफेयर भी नहीं करूंगा। इस बंदे के कहने का मतलब ये था कि दूसरी पार्टी उसके 100 अटैक्स का भी सामना नहीं कर पाएगी। उनकी जियान की आंखें पैनी हो जाती हैं। जागता है उसका बैटल इंटेंट। तुरंत उसके आसपास के स्पेस में फ्लक्चुएशंस बनती हैं, गूंजती कुछ बजिंग की आवाजें। हुआंग टियान की बॉडी से रिलीज होने वाला ऑरा ही हल्का हो गया था। जियान काम आवाज में कहता है, तुम्हें 100 राउंड की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बस 3 मूव्स का सामना कर लेते हो तो मैं कदम पीछे ले लूंगा, वरना ब्रदर हुआंग टियान प्लीज अपने मुंह को बंद रखना। ये बेसिकली जियान की तरफ से सीधा तमाचा था। हुआंग टियान की आईब्रोज ट्विच होती हैं, उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। वो कहता है, 3 मूव रखेगा टियानफेंग क्लैन का ये प्राउड सन। इसे आउटसाइडर ने कब इतना अंडरएस्टिमेट किया था। वो सोच लेता है कि आज इस लड़के को उस सबक सिखा के ही रहेगा। चाहे कुछ भी सोच रहा हो, जियान को फर्क नहीं पड़ता था। वो एक इरिटेटेड लेजी आवाज में कहता है, मैं यहाँ पे जूनर की बॉडी से रीइंकार्नेशन सील को लिफ्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे और किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। तो बताओ, क्या तुम्हें कम्पीट करना है या फिर नहीं? इस हुआंग टियान की घमंड और प्राइड के लिए जियान के पास समय नहीं था। हुआंग टियान गुर्रा के बोलता है, घमंडी लड़के, आज तू कीमत चुकाएगा, गेट आउट। गूंजती तो क्रैक के साउंड। दोनों फिगर्स एक साथ ऊपर उठ गए थे। ये फिर होते हैं जंगल के बीच में, जो कि साफ तौर पर क्लैन के लीडर्स के कंपटीशन के लिए बनाया गया था। इस डिस्टरबेंस को सेंस करके फिफ्थ एल्डर के साथ साथ यानफेंग क्लैन के और भी मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। नर्वसली बोलते हैं, डेप्टी पेट्रियार्क, क्या ये कुछ ज्यादा ही रेकलेस नहीं है? वो जाता है फिर से उस ओपन ग्राउंड की तरफ। अभी जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। वो महसूस करता है कि भले ही हुआंग टियान घमंडी हो, लेकिन इसका इंटेंट गलत नहीं था। ये एक जीनियस का नेचुरल प्राइड था। और वैसे भी रिस्पेक्ट हासिल होती है स्ट्रेंथ से। जियान ये रूल बहुत पहले समझ चुका था। हुआंग टियान जिसके चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी, वो कहते हैं, आ जाओ, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। तुरंत जियान के पैर प्रेस होते हैं स्पेस में। बजिंग के साउंड के साथ पैरों के नीचे से कई ब्लेजिंग रिपल्स फैलती हैं। उसके आसपास का स्पेस एकदम हीट हो जाता है। एक तरह से चमकने वाली फ्लेम्स थी जो कि उसके चारों तरफ गोल गोल सर्कल्स बना रही होती हैं। वो एंशिएंट स्कॉचिंग और हवा को वाइब्रेट करने में मजबूर करता है। फ्लक्चुएशंस को सेंस करके हुआंग टियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था, लेकिन फिर लालच आ जाता है। वो कोल्ड सॉन्ट यानी कि हम्प करके बोलता है, होली फ्लेम्स दुनिया के रियल ट्रेजर्स हैं, लेकिन इनके साथ भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। यहाँ से दो जूनर को सहारा देके खड़ी फेंगचिंग एक एंग्शियस आवाज में कहती है, जियान बी केयरफुल। हुआंग टियान भले ही घमंडी हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ असली है। लेकिन ये सुन के जूनर कहती है, चिंता मत करो, बिग ब्रदर जियान जरूर जीतेंगे। वेल, वो ऐसा क्यों कह रही थी ये क्लियर हो जाता है अगली सेकंड में। जियान के चेहरे पे एक डेविलिश स्माइल आती है, जैसे उसने अपने राइट हैंड को खोला था। गूंजती सिजलिंग पफिंग आवाजें, 5 अलग अलग रंगों की होली फ्लेम एक साथ उठती है। ये तुरंत ही मर्ज होकर बनाती है ग्लोइंग लोटस को। इस लोटस के पास 5 पत्तियां थी, जिनमें से हर एक के पास अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। चारों तरफ का टेम्परेचर इस तरीके से राइज होता है कि हवा भी सिजलिंग आवाजों के साथ जलने लगती है। जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, 5 फ्लेम लोटस सीड, बुद्धा रात रिइंकार्नेशन। इस पर हुआंग टियान के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गए थे। दांती में उसके बोलता, क्या ये जगह जो कि टॉप टियर के पावर हाउसेस के अटैक से भी बिल्कुल हिलती नहीं थी, फिर एक जियान की लेवल का ह्यूमन ऐसी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को कैसे जनरेट कर सकता है? आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है? बस इसके लिए अफसोस की बात है कि हम में से एक नहीं है जिसने जियान की जर्नी को अब तक देखा है। लेकिन सवाल ये कि टोटल कितने अटैक्स का सामना कर पाएगा। शायद जो भी हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में इस बेसिक क्वालिफिकेशन टेस्ट को खत्म करके
सीधा जोन ऑफ बर्ड क्लैन में जाने वाले हैं और मिलेंगे उस थर्ड रिनकार्नेशन रैंक गार्डियन से। मामला होने वाला है काफी इंटेंस। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें इसके बारे में जरूर बताएं। वही भी जो कल का इंतजार नहीं करना चाहते, नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं आज ही, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप को, जिससे आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स का फायदा उठा सकते हो। कोर्स इससे तुम्हारे भाई की भी हेल्प होगी। वही जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पायर या ओसी ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।